कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी की गतियों में से हमने एक गति पढ़ी थी, वो कौन सी थी? घूर्णन गति। कौन सी गति थी? परिभ्रमण गति। आज क्या पढ़ेंगे? परिक्रमण गति। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले हमें पृथ्वी की काल्पनिक संरचना बना लेनी चाहिए। ध्रुव पर चपटी नहीं लग रही। कल वाली लग रही थी ध्रुव पर चपटी, अब लग रही होगी। ये इसका ध्रुव है नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है उत्तरी ध्रुव। और इसको बोलेंगे क्या? दक्षिणी ध्रुव। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी, इनको ध्यान रखना, उत्तरी पियरी। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था? एम एंडरसन ने। एम एंडरसन ने। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव की खोज पियरी ने की थी, दक्षिणी ध्रुव की खोज एम एंडरसन ने की थी। ओके, अब यहां पर पृथ्वी की चूंकि हम गतियां पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इसके बीच से जो मध्य से जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये वाली, ये भूमध्य रेखा है। इसे इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इक्वेटर, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? उसका नाम क्या होगा? भूमध्य रेखा। ठीक है, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर। एक नाम और होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। इसके ऊपर हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एन लिख दिया, एन मतलब नॉर्थ। कितना है? 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसके साउथ में अगर हम देखें, यानी कि दक्षिण में, तो यहां पर 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं मकर रेखा। यह है मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। इसे कैंसर भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसे कैप्रिकॉर्न कहते हैं, अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसके बाद इसके उत्तर में और चलते हैं। हमने आपको बताया कि ये जो भूमध्य रेखा है, इससे नीचे वाला दक्षिण होता है और ऊपर वाला उत्तर होता है। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी चलते हैं। 66.5, इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। इसका नाम क्या है? आर्कटिक वृत्त। इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और नीचे भी 66.5 डिग्री हम बात कर रहे हैं, और ये क्या है? अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 साउथ, अंटार्कटिक। और ये सब कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। अंटार्कटिक वृत्त, ये सब अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अच्छा, बाकी हमने अक्षांश और देशांतर में इनको पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियां। तो इतनी चीजें हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियों में हमने 2 प्रकार की कल गतियां देखा था। पृथ्वी की गतियां यानी मोशन शाब्दिक अर्थ। इतना दिख रहा है? नहीं दिख रहा। पृथ्वी की गतियां, इसमें हमने 2 गतियां समझा था। 2 में एक हो गई थी। एक कौन सी है? परिभ्रमण गति, और एक है परिक्रमण गति।
परिक्रमण गति। ये वार्षिक गति भी है, इसे क्या बोलते हैं? वार्षिक गति, जो वर्ष भर में होती है। और इसे बोलते हैं दैनिक गति, जो रोज होती है, दैनिक गति। इसे घूर्णन गति भी कहते हैं, घूर्णन गति। इसे अंग्रेजी में रोटेशन कहते हैं और इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसे रोटेशन, इसे रिवॉल्यूशन। इसको हमने समझा था कि इससे ये जो उसकी दैनिक गति है, इससे क्या होता है? दिन रात होते हैं। इससे क्या होता है? दिन रात होते हैं। और ज्वार भाटा की जो स्थिति बनती है वो इसी के माध्यम से बनती है। कंप्लीट तौर पे इसको हम कल पढ़ चुके थे और इसको हमने देखा था कि इसकी जो गति है वो भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये हमने देखा था। फिर जैसे जैसे हम क्या करते हैं, 60 डिग्री अक्षांशों पर पहुंचते हैं, चाहे हम पहुंचे उत्तर और चाहे पहुंचे हम दक्षिण, वहां पर इसकी जो गति होती है वो आधी हो जाती है और ध्रुवों पर इसकी गति शून्य हो जाती है ना। ये सब कल का जो हमने कल इसको पढ़ा था। कल इसकी शुरुआत हो चुकी थी, परिक्रमण गति की शुरुआत हो चुकी थी और हमने ये देखा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर ना लगा करके एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, ये वाली, और आज की जो क्लास में चर्चा होगी वो इसकी होगी। परिक्रमण या वार्षिक गति, और दोनों में आपको परेशानी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि परिक्रमा किसी के चारों ओर करते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करेगी तो क्या होगा? परिक्रमण गति। इसी को वार्षिक गति कहेंगे। और परिभ्रमण क्या होगा? जो अपने में ही ऐसा घूम जाएगी। और हमने देखा था कि परिभ्रमण काल जो था वो 24 घंटे का था, जो कि कल की क्लास में कंप्लीट हुआ था। अब जब हम परिक्रमण गति पढ़ने चल रहे हैं तो इसमें हमने देखा था कि सबसे पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर। और दीर्घ वृत्ताकार पथ हमने बताया था आपको कि अगर ये मान लेते हैं हम कि सूर्य है, ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर वह ऐसे चक्कर लगाएगी, ऐसे। दो घटनाएं यहां पर हमको देखने को मिलती है, एक जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और एक जब पृथ्वी सबसे पास में होती है। एक जब सबसे दूर में होती है इसे अपसौर कहते हैं, इसे अपसौर कहते हैं, और एक जब सबसे पास में होती है इसे उपसौर कहते हैं। उप मतलब पास में, सौर मतलब सूर्य, सूर्य के पास में। एक ये वाली दो चीजें बताएं आपको। ये उपसौर की जो घटना है, अपसौर की जो घटना है, ये घटित होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, ये तारीखें आप ध्यान रखना। कभी कभी सीधा महीना पूछ लेता है, समय नहीं, तारीख नहीं पूछता है। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। करोड़ किलोमीटर, यानी कि अपसौर में जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है तब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होती है वो 15.21। जहां 21 लिखा वहां कहीं 26 लिखा मिलेगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, लेकिन ये इनमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी इस फिगर में परिवर्तन नहीं होगा। आगे हो सकता है अलग अलग आपको लिखा दिख सकता है, तो आप इसके लिए चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जब ये अपसौर उपसौर में होती है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। और एक तीसरी बात पूछता है कि बताइए औसत दूरी कितनी है पृथ्वी और सूर्य के बीच, औसत दूरी कितनी है? तो आप ध्यान रखना इन दोनों का औसत निकलेगा कितना? 14.98, 14.98 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। ये तो हो गया। लेकिन मान लो उसने अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पूछ लिया और हमसे पूछा कि बताइए कितना मिलियन है, तो बस मिलियन के लिए और कुछ मत करना। यहां पर ध्यान रखना, ये जो 15.21 है इसे आप लिख दीजिए 152 मिलियन, 152 मिलियन। इसे आप लिख दीजिए 147 मिलियन,
ठीक है, और इसे लिख दीजिए 149 मिलियन। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या, इनके बीच की दूरी, जो उपसौर ऑफशोर, यहां तक की कल क्लास हो चुकी थी, कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, यहां तक हो गया, मैं मिटा दो उसको। चलो, तो उपसौर ऑफशोर की घटना से हमको पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर ना लगा करके एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। ठीक है इतना। अच्छा, अब इसके बाद जो इसका रोटेशन काल होता है, रोटेशन बोल दिया, रिवॉल्यूशन काल, यानी कि जो इसकी वार्षिक गति होती है उसमें समय कितना लगता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। और आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। इसमें लगने वाला जो समय है वो समय कितना है? 365 दिन। 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे, या फिर 365 दिन 54, 365 दिन 6 घंटे बोल दिया क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, ठीक है। 365 दिन, हाँ 365 दिन, और कितना टाइम लगता है वहां पर? 5 घंटे। 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। आपका जब भी कभी क्वेश्चन देगा तो या तो इतने फिगर में देगा, या तो यहां से यहां तक ये पूरा दिया जाएगा, या फिर यहां से लेकर के और यहां तक दिया जाएगा। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है, 46 सेकंड। इस पूरे समय में क्या करती पृथ्वी? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है। अब इसके बाद आप देखो तो ये जो 6 घंटे का समय है, ये वाला, ये 6 घंटे का समय हर एक साल में बढ़ता है। तो अगर आप देखें तो 6 + 6 + 6 + 6, इस प्रकार से आप देखें तो 4 वर्ष में कितने घंटे हो जाते हैं? 24 घंटे। और हम सबको पता है कि जो 24 घंटे हैं उन्हें एक दिन कहा जाता है। क्या होता है? एक दिन। 24 घंटे बराबर एक दिन, और यही एक दिन क्या होता है? आगे बढ़ा दिया जाता है। कहां बढ़ा दिया जाता है? एक दिन में। और वो कहां बढ़ाया जाता है? फरवरी में। फरवरी में एक दिन क्या होता है? बढ़ा दिया जाता है। इसलिए क्या होता है कि 4 साल बाद, 4 वर्ष में, जब एक दिन फरवरी में बढ़ाया जाता है, एक दिन जो बढ़ता है, एक दिन, यहां तक दिख रहा है? हाँ, एक दिन किस महीने बढ़ाया जाता है? फरवरी में। तो क्या होता है? उस वर्ष में 366 डेज होते हैं। और ये जो बेटा 366 दिन है, इन्हें कहा जाता है लीप ईयर्स। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर, या इसी को बोलते हैं लौंद वर्ष। नाम सुने हो? लौंद वर्ष, या इसी को बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष, लीप ईयर, लौंद वर्ष या अधिवर्ष। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करो बेटा। ये सबको दिख रहा है ना? उधर इधर सबको दिख रहा है? ठीक है। तो पृथ्वी की जो वार्षिक समय है, यानी एक वर्ष में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका समय काल होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 54 सेकंड। ठीक है, आगे चला जाए। अभी इसका तो काम आया नहीं, बस आने वाला है, इसका काम आने वाला है। नोट कर लो इतना, फिर मैं आगे चलूं। हो गया? मिटाए? मिटा दिया जाए इसको। देखो, इसके बाद इसके पहले परिणाम समझ लो। कौन सी गति थी? परिक्रमण। गति के परिणाम,
परिणाम या आप कह सकते हो प्रभाव, परिक्रमण गति के परिणाम या प्रभाव। प्रभाव में 1 नंबर प्रभाव लिखिए। देखिए विषुव, विषुव, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा का निर्धारण, कर्क रेखा तथा मकर रेखा का निर्धारण। यहां पर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त का भी निर्धारण होगा, तो नंबर 2 में लिखिए। नंबर 2 में ध्रुव, ध्रुव में आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव तथा आर्कटिक वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त का निर्धारण, का निर्धारण, इसके प्रभाव है, इसके परिणाम में ये बातें लिखिए। तीसरी बात, धरातल में यानी पृथ्वी पर ताप वितरण, ताप वितरण में भिन्नता, कहने का मतलब अलग अलग तापमान देखने को मिलता है। अगर ये गति नहीं होगी तो ठंडी सर्दी ये सब कहां पड़ेंगे ना। हाँ, और चौथी बात आप लिखोगे ऋतु में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन। दूसरी एक बात और, दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा व बड़ा होना। अगला, ध्रुवों पर 6 माह के दिन व रात, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन व रात। अब इन सब चीजों का यहां पर विश्लेषण होगा। ध्रुवों पर 6 महीने के, क्या हुआ, बंद हो गई। अगला देखो, एक और लिख लो। सूर्य की किरणों का तिरछा व सीधा पड़ना, तिरछा व सीधा पड़ना, ये कुछ इसके कारण है, कुछ प्रभाव है, कुछ परिणाम है। सब तो ठीक है। इतना बात हो गई, अब आगे हम चले
अब यहाँ पर देखेंगे हम दिन रात की छोटा बड़ा कैसे होगा, ध्रुव पर 6 महीने की रात कैसे होगी, ऋतु में परिवर्तन कैसे होगा, सूर्य की किरणें तिरछा या सीधा कैसे पड़ेंगी, ध्रुव और आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त का निर्धारण, यानी इसका और इसका निर्धारण। विषुव विषुव ये होगा विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर का निर्धारण, यानी इनका निर्धारण इसी के माध्यम से होगा। अब हमको एक एक बात वहां से और यहां से, यहां हम समझते चलेंगे और यहां पर हम लिखते चलेंगे। अब ठीक है, वीडियो चल रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो आगे देखो। अब इनकी एक एक चर्चा किया जाए। जो बिंदु आपने नोट किया है अपनी कॉपी में, इन सबको हमें समझना है। इधर वाला आप जान ही चुके हो, यहां सब पूरा देखो, समझो बेटा। सूर्य की स्थिति हम सबसे पहले बीच में बनाते हैं। यहां पर इतना बड़ा ही सूर्य बना दे रहे हैं। इतना बड़ा सूर्य बनाना सूर्य की बहुत बड़ी बेइज्जती है। क्या जानते हो, पूरे ब्रह्मांड में जो सूर्य है ना, वो 99.9% खाली सूर्य है। समझ रहे हो? बाकी 0.1% में सब जने हैं। इसमें ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारे, धूमकेतु, ये सब उससे मिल जाएंगे। एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड सब मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हो? इसलिए इनका क्या है, बेइज्जती है, लेकिन फिर भी यहां पर हम ऐसे ही बनाएंगे, सह लो थोड़ी बेइज्जती। यहां पर जो समय होता है, अभी क्या समय चल रहा है, सितंबर बीत गया, अक्टूबर चल रहा है, सितंबर। यहां पर जो ये तारीख बनती है, ये बनती 23 सितंबर की, 23 सितंबर की। तो 23 सितंबर वाली जो तारीख है यहां पर, इसकी मुख्य बातें क्या होंगी वो हम देखेंगे। 23 सितंबर 2023 मत लिखना ये हर साल में पड़ेगा, ठीक है बच्चे। जो 23 सितंबर है, सूर्य की किरणें यहां पर क्या होंगी, इस पर लंबवत चमकेंगे। इसमें ज्यादा कुछ हम लिखना नहीं, बनाना नहीं चाह रहे, नहीं तो उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर ना, ऐसे रखता हूं। सूर्य की किरणें इसमें क्या होंगी, कर्क रेखा पर लंबवत चमकेंगी। कर्क बोल दिया मैंने, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर क्या होंगी, लंबवत होंगी, ऐसा। और इसमें पूरे में वैसे ही बनती चली जाएंगी, ऐसे। ऐसे। इसका तात्पर्य आप समझ पा रहे हैं? इसका तात्पर्य यह है कि पूरी पृथ्वी पर समान मात्रा में क्या होगा यहां पर, क्योंकि बीच में है ना, बीच में है, तो आप देखोगे कि ये किसके सामने है, ये है भूमध्य रेखा के सामने। जब सूर्य भूमध्य रेखा के सामने लंबवत चमकता है बच्चा, जब सूर्य भूमध्य रेखा के सामने लंबवत चमकता है, तो इस घटना को भूमध्य रेखा के सामने लंबवत होने की घटना को, होने की घटना विषुव कहलाती है। क्या कहलाती है, विषुव। विषुव कहलाती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। और ये जो इक्विनॉक्स की घटना होती है, इसी इक्विनॉक्स की घटना होने के कारण इस रेखा का नाम, इसी विषुव की घटना होने के कारण इसका नाम विषुवत रेखा है। समझ गए, विषुवत रेखा जी, इतना समझ में आया। दूसरी बात, जब ये भूमध्य रेखा के सामने लंबवत चमकेगा तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा बिंदु लिखोगे, दूसरा बिंदु, संपूर्ण पृथ्वी पर
दिन व रात, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात क्या होंगे? बराबर। आपको दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर तो सूर्य की किरणें सीधी जा रही हैं और यहां क्या होंगी? तिरछी जाएंगी। तो वहां पर जो बताया था कि जो अर्थ का रोटेशन है, रोटेशन ना कह के मूवमेंट कह लें, यानी पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिक्रमा करना, तो यहां से आप देखो कि यहां पर क्या है? लंबवत सीधी किरणें पड़ रही हैं और यहां पर कैसी जा रही हैं? तिरछी जा रही हैं। यहां पर तिरछी जा रही है। ये है अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री, ये है आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं सब पहले। आप भाई आपने जब अक्षांश और देशांतर पढ़ा था तो वहां पर इन सब चीजों का निर्धारण हुआ था, समझ रहे हो आप? तो ये है क्या? सूर्य की स्थिति सितंबर में। उसके बाद क्या होगा? अक्टूबर में सूर्य की स्थिति अक्टूबर में क्या रहेगी? सितंबर है, अक्टूबर और नवंबर सूर्य नीचे जाता जाएगा। सूर्य जब नीचे होगा तो ध्यान रखना कि सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा, और बेटा जब सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा तो यहां पर कहेंगे कि 23 सितंबर से, कब से? 23 सितंबर से जो सूर्य है वो दक्षिणायन होने लगता है, समझ रहे हो? तो तीसरा बिंदु यहां पर हम लिखेंगे क्या? 23 सितंबर की तारीख यहां लिखिए, सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। 23 सितंबर से सूर्य नीचे आने लगेगा। तो अब यहां पर देखो कि सितंबर है या अक्टूबर या नवंबर, और अब आएगा क्या? दिसंबर। दिसंबर पर यहां पर मकर रेखा, तो सूर्य इस प्रकार से चमकेगा, समझ रहे हो? सूर्य इस प्रकार से चमकेगा यहां पर। अब आप देखो कि सूर्य जो है ये मकर रेखा के सामने लंबवत चमकेगा। तो अगली तारीख यहां पर बनेगी, अगली तारीख बनेगी, और अगली तारीख जो बनेगी वो बनेगी क्या? यहां पर दिसंबर। दिसंबर में कौन सी? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की तारीख यहां पर बनेगी। अगली जो तारीख बनेगी वो कौन सी बनेगी? 22 दिसंबर की, ठीक है। अच्छा, आगे का समझ रहा। यहां पर हमारी लोकेशन यहां पर है, यानी भारत कहां है? भारत यहां है। ये भारत की लोकेशन है। तो अगर आप देखें यहां से जब सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे यहां क्या पड़ेगी? ठंडी। ठंडी पड़ेगी। तो जब ठंडी पड़ेगी तो ऐसी घटना को, यानी कि जब सितंबर से नीचे जब सूर्य जाएगा तो इसे शरद विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद विषुव। चौथी बात, दक्षिणायन होगा। दक्षिणायन होने पर, दक्षिणायन होने पर क्या लिखोगे बेटा? दक्षिणायन होने पर, यानी सूर्य दक्षिणायन होता है। तो अगली बात क्या है? दक्षिणायन होने पर, दक्षिणायन होने पर कौन सा विषुव चालू होगा? शरद विषुव। शरद विषुव, शरद विषुव शुरुआत होगा। बीएड के पेपर में क्वेश्चन आया था बसंत विषुव कब से कब तक होता है, उसका भी ध्यान रखो, भी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अब आप यहां पर देखो कि जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के सामने चमकेगा तो हमको यह भी पता है क्या? यहां पर जो मकर रेखा है, इस मकर रेखा में आपको यहां पर एक देखने को मिलता है क्या? एक देश, और उस देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। एक देश देखने को मिलता है, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया। तो जिस प्रकार से कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है, उसी प्रकार मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच से जाती है, ठीक है। अब ये चार बातें हमने सीखी कब से? 23 सितंबर वाली। अब 22 दिसंबर वाली बात समझो। यहां पर क्या होगा इसको लिखो, 22 दिसंबर। दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लगाए जाएंगे।
अगला जो होगा वो 22 दिसंबर। इसमें क्या होगा ये समझो। सूर्य दक्षिणायन होगा, मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गया, और इसकी जो सूर्य के जो प्रकाश होगा ये सीधा इधर सीधा क्या होगा, मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा ऐसे। और फिर जैसे जैसे इसके ऊपर नीचे आते रहेंगे वैसे वैसे इसकी क्या होगा, बहुत थोड़ी थोड़ी जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। देख रहे हो आप। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम हैं, ये भारत है, और ये भारत में उत्तर प्रदेश है, और यहीं पर रायबरेली है, लालगंज और सिकर इंस्टीट्यूट। मिल गया ना, मिल जाएगा बेटा। अब देखो बच्चा, यहां पर जो है इस जगह पे, तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा कि जब सूर्य यहां चला गया है तो यहां पर कैसा, देखो सूर्य का प्रकाश कैसे आ रहा है, ऐसे आएगा। अभी दिसंबर आया, अभी तो अक्टूबर चला ना, नवंबर दिसंबर, तो उस समय क्या बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, तो यहां पर किरणें कैसी पड़ेंगी, ऐसी पड़ेंगी सूर्य का, और 66.5 के ऊपर जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ये स्थिति ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, और यहां तक जाएगा। ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव यहां पर जाएगा इस जगह पर। और अब आप ध्यान से देखो अगर, तो यहां पर ये जो दक्षिणी ध्रुव आपको देखने को मिल रहा है ये, और ये है 66.5 दक्षिणी, यानी कि 66.5 अंटार्कटिक वृत्त, और ये 66.5 से ऊपर ऊपर यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, यहां पर कंडीशन ये बनेगी कि सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, परमानेंट पहुंच रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, दिन होगा, यहां पर दिन होगा। और जानते हो कब तक का दिन होगा, देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी सूर्य की स्थिति कहां है, सूर्य की स्थिति अभी यही है, इसलिए सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, टोटल हो गए 6 महीने, और अब यहां पर 6 महीने का दिन होगा। समझ में आ रहा है, 6 महीने का दिन होगा। दूसरी बात, जब ये मकर रेखा के सामने लंबवत चमकेगा तो ऑस्ट्रेलिया में और इसके सामने जितने भी देश होंगे उन सब देशों में फुल गर्मी रहेगी, जैसे अपने यहां जून में होती है। यहां पर क्या होगा, अधिक गर्मी रहेगी। जब गर्मी ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। यानी 7 बजे के बाद तो संध्या होगी, 7 बजे करीब संध्या होगी, और सुबह 4 बजे क्या होगा, तड़का हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसा। और बच्चा यहां का क्या हाल होगा, यहां पर ये कौन सी रेखा है, ये है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा पर जब लंबवत चमकेगा सूर्य तो यहां पर दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, यहां रातें बहुत बड़ी होंगी और दिन क्या होंगे, छोटे होंगे। तो नींद कब पूरी होगी, ठंडी में। यहां पर अब जो देखे हो वही हमारे साथ आप लिखो। चलो पहला बिंदु क्या लिखोगे, पहला बिंदु आप लिखो इसमें, सूर्य मकर रेखा के, सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है, सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है। इस घटना को, इस घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। इस घटना को मकर संक्रांति यानी इसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं इस घटना को, मकर संक्रांति कहते हैं। समझ में आया, इस घटना को क्या बोलेंगे, फिर रुक गया क्या, कितना लिखो, अच्छा, इस घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। हो गया, चलो इस घटना को क्या बोलेंगे, मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति या इसी को बोलेंगे शीत अयनांत, शीत
अयनांत, या इसी को बोलेंगे दक्षिणी अयनांत। दक्षिणी अयनांत, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। अगली बात क्या होगी? नंबर 2 आप देखो कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहां पर लिखोगे दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन वह रातें, वह रात क्या होगी? रात सबसे छोटी होगी, रात सबसे छोटी होगी। बहुत लोड तो नहीं पड़ रहा है पढ़ने में? लोड नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छे से, बिल्कुल जो दिख रहा है वही तुम लिख रहा है। ठीक है। अब इसका ये तो हो गया क्या? दक्षिण वाली बात। अब दक्षिण में थोड़ी सी और समझ लो। यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर या 66.5 के नीचे 6 महीने का दिन होगा। लिखो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या 66.5 के 66.5 इसे क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव 66.5 या अंटार्कटिक वृत्त में अंटार्कटिक वृत्त के नीचे लिखना है, यहाँ पे के नीचे, के नीचे यानी कि ध्रुव तक 6 माह का क्या होगा? 6 माह का दिन होगा, 6 माह का दिन होगा। ये तो हमने समझा कहा कि दक्षिण गोलार्ध वाली बातें। और अगर हमसे ये पूछ लेता है क्या, एक बिंदु और यहीं पर नोट करेंगे हम। एक बिंदु ये है, शरद विषुव तो है, यानी कि मकर संक्रांति तो है, शरद विषुव है। कहा गया शरद विषुव? मैंने लिखा नहीं, लिखा क्या? मकर संक्रांति हो गई, शरद विषुव नहीं लिखा? लिखो फिर। नहीं लिखा? लिखो। इस दिन क्या होगा यहां पर, यानी इसके बाद क्या होगा? शरद विषुव, शरद विषुव। कहां लिखा बेटा? अच्छा पीछे वाले में, उससे हम नीचे आएंगे। शरद विषुव होगा, इतना ठीक है ना? चलो शरद विषुव होगा, ठीक है। आगे चले, चलो देखो बेटा, चलो देखो बेटा, हम लोग यहां तक पहुंचे थे, शरद विषुव की बात कर रहे थे ना। तो यहां पर एक बिंदु लिख लेना, शरद विषुव जो होता है वो कब से कब तक होगा बेटा? तो यहां पर 23 सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जो शरद विषुव होगा ये कब से कब तक होगा? तो आप लिखोगे 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 21 मार्च तक। तो आपका चाहे जहां से क्वेश्चन आएगा, अब आपका यहां पर गलत नहीं होगा, ठीक है। अब सूर्य जब दक्षिणायन है, तो अब इसके बाद उत्तर की क्या स्थिति होंगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होंगी, हमें उनको समझ लेना चाहिए, ठीक है। देखो पीछे उधर तुम लोगों को पढ़ना है कि बाहर जाना है? आप इंसान बन जाओ बेटा। देखो आगे, अब इसके बाद क्या हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में, यानी दिसंबर तारीख वही रहेगी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा बेटा कि दिन छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी।
तो पहला बिंदु लिखेंगे कि दिन छोटे होंगे, दिन छोटे व रातें बड़ी होंगी। दिन छोटे और रातें कैसी होंगी? बड़ी होंगी, जो आपको यहां पर दिख रहा है ना। एक तो ये बात हो गई, दिन छोटे और रातें बड़ी। यहां पर आप देखो, इधर उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, यहां पर 6 महीने की पूरी क्या रहेगी? रात रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां पर है ना, इधर है, इधर से ऊपर तक जा रहा है, तो यहां 6 महीने का दिन होगा, तो यहां पर क्या होगा? अगला बिंदु लिखोगे बेटा, उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में 6 माह की, 6 माह की क्या होगी? रात होगी। उत्तरी ध्रुव में 6 माह की रात होगी, ठीक है, 6 माह की रात होगी। इसके बाद एक बिंदु और ध्यान रखना होगा जो दोनों में कॉमन रहेगा, और वो ये है यहां पर कि जब सूर्य यहां पर है इस जगह पर, तो यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लगभग ध्रुव तक लंबवत आएंगी, बहुत तिरछी आएंगी। लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव पे हम देखें तो ये 66.5 के ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए हमने देखो इसको इस प्रकार से बनाया, यहीं तक आ रही, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। देख रहे हो आप? तो आप एक बिंदु और लिखेंगे कि सूर्य की किरणें, सूर्य की तिरछी किरणें, तिरछी किरणें, सूर्य की तिरछी किरणें उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य की तिरछी किरणें उत्तरी गोलार्ध में कहां तक जाएंगी? 66.5 तक, 66.5 या आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त तक, 66.5 या आर्कटिक वृत्त तक जाएंगे। इतना बन गया, समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद जो है सूर्य यहां पर आ चुका है, यहां से निकल के ऊपर जाएगा ना, मैंने बताया दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 21 मार्च को वही स्थिति होगी जो 23 सितंबर की थी, तो इसे हमें लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसे लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो अब इसके बाद सूर्य अब ऊपर चलेगा, तो फिर वही बात क्या होगी? विषुव की घटना होगी जो हमने 23 सितंबर में बताया था। मार्च के बाद फिर यहां देखो तो अप्रैल, मई, मार्च है ना, अप्रैल, मई और जून। अब जून में सूर्य कर्क रेखा के एकदम सामने, ये स्थिति बनेगी ऐसी, ऐसा सूर्य को बना लो ऐसा। और अब देखो स्थिति क्या बन रही है, स्थिति ये बन रही है कि सूर्य इस रेखा के सामने लंबवत चमकेगा, पूरा प्रकाश इधर पड़ेगा, देख रहा है आपको, ये ऐसे। तो यहां तक तो आएगा ना प्रकाश बेटा, बोलो, यहां तक प्रकाश आएगा ऐसा। अब यहां देखो, यहां कैसे पड़ेगा? ऐसे, देख रहे हो आप? क्या ये दक्षिणी गोलार्ध में जो अंटार्कटिक सर्कल है वहां पर तिरछी किरणें पड़ेंगी, दिख रहा है आपको? तिरछी किरणें पड़ेंगी। और अब यहां पर, यहां देखो, एक को रेड वाली पेन चली यहां पर नहीं, इसका मतलब यहां क्या होगी? रातें होंगी, 6 महीने की रातें होंगी। और यहां पर देखो रेड वाली पेन चल रही है, इसका मतलब क्या है? यहां 6 महीने के दिन होंगे। ये इनका बंटवारा है, ये इनका सिस्टम है, ठीक है। चलो अब हमें यहां पर लिखना होगा कौन सा? 21 जून की घटना, 21 जून। अब समझो 21 जून को क्या होगा? वही होगा, मंजूर खुदा नहीं होगा जो 22 दिसंबर को हुआ था। 22 नहीं, 21 जून की घटना। और सभी बिंदुओं को अच्छे से लिख लो बेटा, एक बार पढ़ लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना तो शायद आपको किताब में किसी नहीं मिलेगा। क्यों? ये सारी चीजें फील की हुई हैं, जो आपको सामने से दिख रही है वही लिखना है आप, समझ लो। अब किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको डाउट नहीं बनेगा, साफ बन जाएगा आपका, ठीक है। 21 जून की घटना आप देखिए जरा क्या होगा। 21 जून में सबसे पहला बिंदु आप लिखेंगे, पहला बिंदु, सूर्य कर्क रेखा के सामने लंबवत चमकेगा, सूर्य
कर्क रेखा के सामने सामने लंबवत चमकेगा, लंबवत चमकेगा। ठीक है, सूर्य कर्क रेखा के सामने लंबवत चमकेगा, एक तो बात हो। और जब सूर्य कर्क रेखा के सामने लंबवत चमकेगा, इस घटना को कर्क संक्रांति कहते हैं, है ना। लंबवत चमकेगा तो आप लिखेंगे इस घटना को कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति यानी विंटर समर सॉल्स्टिस। क्या बोलेंगे इसको? समर सॉल्स्टिस। कर्क संक्रांति कहेंगे, कर्क संक्रांति। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा बोला ना। कर्क संक्रांति कहेंगे। या इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अवनांत, उत्तरी अवनांत। इसका मतलब यह हुआ कि जो सूर्य है अब वह इसके ऊपर नहीं जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर सूर्य ऊपर नहीं जाता पृथ्वी जाती, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर हम इसी को मान के अगर समझेंगे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा गजब का आपको समझ में आएगा। अगर पृथ्वी को घुमाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, इससे आप सूर्य को घुमा लो, हाथ जोड़ लो, गलती हो रही फिर भी चलते रहो, पृथ्वी घूमेगी। समझ रहे हो? पृथ्वी चक्कर लगाती ना, लेकिन यहां पर हम किसको चक्कर कटवा रहे हैं? सूर्य को कटवा रहे हैं चक्कर। चिंता ना करो, है ना। तो बच्चा उत्तरी अवनांत इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सूर्य की स्थिति नहीं होती है। हमने आपको कहा था जब हमने कर्क रेखा पढ़ाया, जब हमने आपको अक्षांश रेखाएं पढ़ाया था, उसमें टॉपिक जब कर्क और मकर पढ़ाया, कर्क रेखा यानी अक्षांश रेखा पढ़ाया था, तो हमने कहा था कि 23.5 डिग्री कर्क। तो 23.5 ही क्यों? क्योंकि सूर्य इसके ऊपर नहीं जाता, यानी सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं वो पृथ्वी पर 23.5 के ऊपर नहीं जाती, इसलिए 23.5 उत्तरी कर्क और 23.5 दक्षिणी मकर। समझ आ गया इतना? चलो, तो यहां पर तो ये बात हो गई, कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है, अगली बात लिखो, अगली बात यहीं से जब 23 सितंबर नहीं 21 मार्च से सूर्य क्या होने लगता है? उत्तरायण। तो यहां पर एक बिंदु लिखेंगे, 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो इसे बसंत विषुव कहते हैं। बसंत विषुव, वसंत विषुव कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक ऑटमनल होता है, इसका नाम स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और जहां पर शरद विषुव हमने लिखा था, शरद विषुव को लिख लो ऑटमनल। शरद विषुव हमने लिखा था ना, तो शरद विषुव में लिख लो, इसको बोलते हैं ऑटमनल। इक्विनॉक्स आगे लिख लेना, ये शरद विषुव। तो यहां पर ये पूछा जाता है कि बताइए जो शरद विषुव बसंत विषुव है, यही क्वेश्चन बीएड के पेपर में आया था, और जब तक तुम इसको इतना विधिवत नहीं समझे होगे तो या तो बेटा रट्टा मारो, और ये पूरी क्लास जितनी आज पढ़ाया है इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना है नहीं है। यहां पर इसको देख लिया, बसंत विषुव क्लियर हो जाएगा। तो बीएड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, समझ लो। तो यहां पर क्या देखना है हमको कि जो बसंत विषुव होता है, जैसे वहां पर लिखे थे ना शरद विषुव, उसी प्रकार यहां पर लिखेंगे कि बसंत विषुव कब से कब तक होता है। तो यहां देख के बताओ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच, समझ रहे हो? 21 मार्च से आप लिखोगे यहां पर 21 मार्च से 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य, 23 सितंबर के मध्य, 21 मार्च से 23 सितंबर के
मध्य होता है। ये आप क्या पढ़ रहे हो? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वार्षिक गति। इतनी बातें हो गई, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हमें और भी चीजें लिखनी है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा के आगे लिखते हैं। ज्योग्राफी पढ़ के कैसा फील आ रहा है? हा? अच्छा ही आएगा, हमारे सामने गंदा कैसे बोलोगे? हा? मतलब ये ऐसी क्लास है, बिल्कुल सरल क्लास से लग रही, एकदम नॉर्मल। देखो आगे हम अभी 21 जून की बात कर रहे हैं। 21 जून को और क्या होगा? तो आप पहला बिंदु लिखो, उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात होगी। इसी के विरुद्ध अगर हम बात करें, यहीं पर ये 1 नंबर होगा, यहां पर 2 नंबर, ऐसा 2 नंबर यहीं पर दक्षिणी गोलार्ध भी लिख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। सबसे छोटा दिन वह सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात। ठीक है, जो दिख रहा है वही लिखना है आपको। तीसरी बात, यानी अब यहां पर 2 नंबर लिखेंगे, यहां 1 नंबर था, अपने हिसाब से नंबरिंग सजा लेना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां पर आप देखो तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का, उत्तरी ध्रुव में 6 माह का दिन, वह दक्षिणी ध्रुव में, अब तो ये अपने मन से आप लिख सकते हो सब कुछ, दक्षिणी ध्रुव में 6 माह की रातें होंगी। अभी आप लोग वहां तक पहुंच नहीं रहे हो, नहीं तो आपको ऐसा मालूम हो कि हम यूपीएससी के पेपर में, मेंस पेपर में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, है ना। उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रातें होंगे। जो आपको सामने से दिख रहा है वही आपको लिखना है। सारी बातें हो गई, कुछ बचा है? लगभग सब कुछ हो गया। ठीक है, ये जून की बात बताया ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये घटना यहां पर ऐसे रहेगी। हाँ, एक चीज और लिख लो, एक चीज और बताओ, आप लोग याद आए नहीं? 21 जून की तारीख को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त तक तिरछी पहुंचेंगी, उसके नीचे नहीं जाएंगी, इसलिए यहां पर क्या होता है? रातें होती है। ठीक है, अगला बिंदु लिखो, 21 जून इस दिन, इस दिन सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध के, दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक वृत्त तक, अंटार्कटिक वृत्त तक तिरछी जाती है। अंटार्कटिक वृत्त मतलब आप समझ गए ना, 66.5 तिरछी जाती है, इसीलिए यहां पर 66.5 डिग्री, इसलिए इसका निर्धारण हुआ है। नहीं तो 6.5 पौने सवा इनकी क्या जरूरत थी, डायरेक्ट 66 लिख लेते ना, तो उसका यही कारण है। इसलिए आपने देखा कि जो हमने शुरुआत में इसके प्रभाव, इसके परिणाम जो लिखाया है, वो यही कारण है। इनका निर्धारण, इनका निर्धारण, इनका निर्धारण, इनका निर्धारण, इनका इनका इन सब का निर्धारण जो आपने लिखा, उनमें शायद कोई बात नहीं बची होगी जो आपको समझ में नहीं है। एक और है ऋतु परिवर्तन, उनको हम आगे बात करेंगे, ऋतु परिवर्तन की आगे चर्चा होगी, उसमें फिर आगे हम
ऋतु परिवर्तन, उसके साथ साथ हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है, वो बात करेंगे। फिर आगे क्लासेस ज्वार भाटा की आएंगे, ज्वार भाटा हो गया, सुनामी हो गया, इन सबको बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास ठीक ठाक बढ़िया लगी। कल के लिए आप लोग ध्यान रखो, कल आप लोग चाहे, क्योंकि कल की लाइव क्लास होगी, इसके ऑब्जेक्टिव होंगे। जितने क्वेश्चन में पढ़ाया है इससे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आप लोग जो है अपना कान में लगाने के लिए हाँ ईयरबड या ईयरफोन जो भी हो उसको आप ले आइएगा। संभावना है कि हम यहीं से लाइव पढ़ाएंगे, तो पिछली बार की तरह जो आपको आवाज सुनने में दिक्कत हो रही थी ना, वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक रहेगा, कल की क्लास इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल होंगे। ओके।